नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका काइंड ऑफ सेंटेंस, और हम साथ में पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि काइंड ऑफ सेंटेंस से तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, एसएससी नहीं पूछती है, मतलब एडिक्विटी ने भी नहीं पूछे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर से पहली बार क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2025 में पूछा गया है। 2025 में पहली बार एसएससी के द्वारा सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, इजी सा टॉपिक है, और ये बेसिक इंग्लिश जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मतलब बोले तो यार बेसिक इंग्लिश भी आती है नहीं आती, कोई कैसे पता लगाएगा, वो इन चीजों से पता लगा सकता है। भी आपको काइंड ऑफ सेंटेंस पता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है, और काइंड ऑफ सेंटेंस हमारी मदद करते हैं एक्टिव एंड पैसिव और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। ऐसा नहीं है यहां से सीधा क्वेश्चन आएगा। एक्टिव और पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमें समझना है, तो हम एक बार यहाँ पे काइंड ऑफ सेंटेंस समझ लेते हैं। दो टॉपिक मैं आज की क्लास में खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जानने के लिए कुछ है भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कुछ रह जाएगा। काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर आप कंप्लीट पढ़ोगे, ठीक है। एक थम अप ऑडियो विजुअल कंफर्म करने के लिए जी, जय हिंद दोस्तों। ऑडियो विजुअल कंफर्म करने के लिए थम अप करेंगे, फिर मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ। वोकैब हम 1 अप्रैल से शुरू कर रहे होंगे, ठीक है, 1 अप्रैल से। चलो जी, गुड मॉर्निंग। देखो, हम ज्यादातर हम क्या करते हैं, हाँ फ्राइडे क्लास नहीं हुई थी, मेरा थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू था, फ्राइडे हम क्लास नहीं कर पाए थे। हम बहुत अच्छी इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं इंग्लिश में उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे इस बैच में। मैंने आपको पहले ही बोला था काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये 5 प्रकार? ये 5 प्रकार है मेरे भाई, एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब पेयर, बाद में फुल स्टॉप दिख जाए। सब्जेक्ट वर्ब पेयर मतलब एक क्लॉज जरूर हो, बाद में फुल स्टॉप हो। क्लॉज कितनी भी हो, अगर बाद में या तो फुल स्टॉप है, या इंटेरोगेटिव साइन है, या एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका मतलब वो एक सेंटेंस है, ठीक है। एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो चलो दो का कलेस में यही खत्म कर देता हूं। अगर किसी सेंटेंस में ये वाला साइन आ जाए तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, और अगर किसी सेंटेंस में ये वाला साइन दिख जाए इसका मतलब वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो आपके लिए यही मैंने इजी कर दिया। चलो पहले मैं एसर्टिव सेंटेंस की बात करता हूँ। एसर्टिव सेंटेंस किसी बारे में एक बात बताता है, सिंपल जानकारी देता है। जो वाक्य किसी तथ्य, विचार, जानकारी को बताता है, एसर्टिव सेंटेंस है। व्हेन अ सेंटेंस गिव्स अस एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ फैक्ट, कोई भी सिंपल इंफॉर्मेशन देगा ये। इंफॉर्मेशन देगा सिंपल सिंपल, वो हमारा कैसा सेंटेंस होगा, एसर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। सिंपल कोई जानकारी दे, दो प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये दो प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप कोई जानकारी दे रहे हो एफर्मेटिव, सकारात्मक जानकारी दे रहे हो, तो वो या तो एसर्टिव होगा ऑप्शन में, या एफर्मेटिव होगा, एक ही बात है। या तो एसर्टिव होगा या निगेटिव होगा, एक ही बात है, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस किसी बात की पुष्टि करता है, सिंपल कोई बात बताता है, जैसे सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, सिंपल जानकारी है। सिंपल जानकारी है ना, सी राइट्स अ लेटर, बहुत सिंपल जानकारी है, पॉजिटिव जानकारी, एसर्टिव सेंटेंस है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट,
दे आर प्लेइंग क्रिकेट, भाई वो क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंपल जानकारी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूरब से निकलता है। अब एसआरटीवी को मैं ऐसे बोलता हूँ, ये बताता हमारा ऐसा टीवी वैसा टीवी। भाई पहले टीवी कैसे हुआ करते थे? पहले टीवी हुआ करते थे ब्लैक एंड व्हाइट, रंगीन कलर टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट। पहले आपको पता है शादियों में डिमांड हुआ करती थी कि हमें कलर टीवी चाहिए, और हमें पंखा नहीं, हमें कूलर चाहिए। जैसे जब मेरे अंकल की शादी हुई, तो मेरी दादी ने डिमांड करी थी कि भाई कलर टीवी चाहिए और हमें कूलर चाहिए, ऐसे, है ना? तो पहले ऐसा टीवी वैसा टीवी, ऐसा टीवी बताएगा भाई आपके पास कोई चीज कैसी है, ठीक है। चलो, निगेटिव क्या होता है? जो सेंटेंस किसी नकारात्मक जानकारी के बारे में बताए। सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर, अगर डू डज डिड के बाद हमेशा भी वन। ये बाकी चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन आपको करा रहा हूं, है ना, कि कम से कम आपकी हैबिट में ये चीज आए। दे आर होगा, ठीक है। भाई दे आर नॉट, नॉट आ गया। अब एक जानकारी दी है, लेकिन वो जानकारी किसी चीज को नकारात्मक बता रही है। जानकारी है कि वह एक स्टोरी नहीं लिखती है, वो पार्क में नहीं खेल रहे हैं, वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एसर्टिव कोई बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है एसर्टिव, ठीक है। वो बताएगा कि जानकारी सकारात्मक है या नकारात्मक है। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप यस नो वाले, सेकंड टाइप डब्ल्यूएच वर्ड वाले। बहुत ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी, बाद में आपको ये वाला साइन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। ये वाला साइन दिखेगा ही दिखेगा, सीधी सी बात है। यस नो डब्ल्यूएच वर्ड, ये आपको स्ट्रक्चर मैंने सब पढ़ा रखा है। ये वाला साइन हमें देखना है। आर यू रेडी, ये वाला साइन लगना चाहिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। विल दे जॉइन अस, ये वाला साइन होगा। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये वाला साइन हो गया, ठीक है। इजी है। भाई ये वाला साइन दिखेगा हमें, इंटेरोगेटिव साइन दिखेगा, बात खत्म हुई, सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन मार्क दिखेगा। डब्ल्यूएच वर्ड से भी शुरू होते हैं, लेकिन आएगा तो उनमें भी यही इंटेरोगेटिव साइन। क्वेश्चन मार्क तो उनमें आना ही आना है। इंटेरोगेटिव पे भी हमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन जो लेनी है वो लेनी है इंपैरेटिव पर। देखो, एसर्टिव इजी, मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया। इंटेरोगेटिव इजी, मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया। ये थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है, इसको मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके समझाऊंगा। जब किसी सेंटेंस में हमें एडवाइस दिखे, क्या दिखे? एडवाइस दिखे, रिक्वेस्ट दिखे, कोई वार्निंग दिखे, सजेशन दिखे, तो मेरे भाई ऐसा सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और सारे सेंटेंस वी वन से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या होते हैं? सारे के सारे इंपेरेटिव होते हैं, जो वी वन से शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वी वन से शुरू नहीं हुआ वो इंपेरेटिव नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, लेकिन वी वन से शुरू हुआ तो वो इंपेरेटिव ही है। अब याद कैसे करेंगे? इंपेरेटिव, इम्प्रेसिव। अब आपको किसी को इम्प्रेस करना है। अब इम्प्रेस कैसे कैसे किया जाता है, आप मुझे बताओ। इम्प्रेस कैसे कैसे किया जाता है? इम्प्रेस करने के लिए आप बहुत ज्यादा ज्ञान व्यान की बात करोगे, आप ऑर्डर वॉर्डर दोगे भाई, है ना, आप सलाह वगैरह दे रहे हो, आप रिक्वेस्ट दिखाओगे मैं कितना पोलाइट हूं। इमेजिन करो, आप किसी शादी फंक्शन में जाते हो और आपको इम्प्रेस करना है किसी को, तो आप क्या करोगे? आप दिखाओगे मैं यहाँ का मालिक हूँ, ए वेटर इधर जाओ, ए वेटर वहां पानी पिला के आओ। जिसको आप इम्प्रेस करना चाह रहे हो उसके सामने आप थोड़े से ऑर्डर दोगे। दूसरा क्या करोगे? आप करोगे ज्ञान की बातें। ये ना दुनिया बहुत मतलबी है,
इस इस जो हमारे समाज में दुनिया से बड़ा कोई गिरगिट नहीं है, तो बहुत इजीली बदल जाती है, ये अपने विचार बहुत आसानी से बदल लेती है। इनके ताने और इनकी प्रशंसा में एक बहुत बहुत माइनर सी लाइन होती है। अगर आपका समय खराब है तो वही इनके ताने हैं, समय अच्छा होता ही वही वर्ड इनकी प्रशंसा बन जाते हैं, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो, हाँ जी, कि भाई इम्परेटिव मतलब इम्प्रेसिव, किसी को इम्प्रेस करना है तो सीधी बात है भाई, तुम थोड़ा बोला ज्ञान व्यान पे लोगे वहां पे, तुम अपने ऑर्डर वॉर्डर से थोड़ा सा दिखाओगे। अब मान के चलो कोई लड़का है, किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाह रहा है, तो वो वहां पे खड़ा होकर ना थोड़ा सा ज्ञान व्यान की बात करेगा, ऑर्डर वॉर्डर देगा और थोड़ा सा दिखाएगा वैसे, एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैम आपने खाना खा लिया प्लीज, तो मतलब थोड़ा सा वो रिक्वेस्टिव मोड पे भी रहेगा, पोलाइटनेस दिखाएगा, वार्निंग वगैरह देगा, ये सब होंगे। जैसे ओपन द डोर, ओपन V1 से शुरू हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस। फिनिश योर वर्क, V1 से शुरू हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट करा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत पहली बात, अगर V1 से शुरू हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस है, कहीं ऑर्डर दिया जा रहा है, कहीं रिक्वेस्ट की जा रही है, कहीं वार्निंग दी जा रही है, कहीं सजेशन दिया जा रहा है, सीधा सीधा इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ये वाला मार्क्स दिखेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिखेगा, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाते हैं। इनमें इंटरजेक्शन आता है, क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है, वाव, टूरू लव, है ना, हुर्रे, ओम्फो, ये सब। ठीक है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अरे कितना सुंदर फूल है, आप आश्चर्यचकित हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ स्मार्ट ही इज, वह कितना चालाक है, कि वह कितना चालाक है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलास ही फेल्ड द एग्जाम, अरे वो तो एग्जाम में फेल हो गया, अलास वर्ड आगे, साइन आगे, समझ जाओ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी, ये सारे सेंटेंस मैंने क्यों पढ़ाए हैं आपको, मैं जब पढ़ाऊंगा इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो वहां ये सारे टाइप के सेंटेंस कराने हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, वहां भी ये सारे सेंटेंस मुझे कराने हैं। तो फिर ना आप बोलते सर आपने ये पढ़ा ही नहीं है सेंटेंस, जैसे ही। और नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अब ऑप्टेटिव को देखो, ऑप्शनसिव, ऑप्शनसिव, ये हम इतना तो याद रख सकते हैं, ऑप्टेटिव ऑप्शनसिव, ऑप्टेटिव ऑप्शनसिव, ऑप्टेटिव ऑप्शनसिव, ऑप्टेटिव ऑप्शनसिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस या तो ब्लेसिंग या कर्स को डिनोट करता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी को या तो ब्लेसिंग दी जाए या किसी को कर्स, आशीर्वाद या श्राप दिया जाए। शिव जी से ऑप्शन मांग रहे हो, क्या ऑप्शन मांगोगे, हे भगवान मेरी नौकरी लग जा, हे भगवान मेरी उससे शादी हो जा, हे भगवान मेरी उससे बात हो जाए, यही तो बोलते हो तुम। या फिर क्या बोलोगे, हे भगवान वो फेल हो जा, हे भगवान उसकी टांग टूट जाए, हे भगवान उनका रिश्ता टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए। ये तीन चीजें तुम्हारे माइंड में चलती है, अपने लिए ब्लेसिंग और अपने दुश्मन के लिए श्राप, कर्स आप मांगते हो। ऐसा सेंटेंस जिसमें या तो ब्लेसिंग की बात हो या कर्स की बात हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन सिव है। शिव जी से हम या तो, जैसे मैं बोलूं, मेरी दादी थी, मैं ब्लेसिंग में, आशीर्वाद लेने में बहुत बिलीव करता हूँ, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके आशीर्वाद में मुझे बहुत बिलीव है। जैसे मैं दादी के पैर छूता, आशीर्वाद मांगता, तो मेरी दादी एक साथ ना, जो दादी होती है ना, ये एक साथ बहुत लंबे आशीर्वाद देती है। जैसे मेरी दादी देती थी, जीवता रहे, बना रहे, दूधो नाव, पूतो फलो, पटोला सी बहू आए तेरे लिए, वो इसी तरीके से देती है, खूब नाम कमाओ, खूब तरक्की करो। तो मैंने बोला, दादी, माँ, मैं सब चीज अपने आप कर लूंगा, बस तुम दो तेरी सरकारी नौकरी लगे।
तो मैं उनके आशीर्वाद को करेक्ट कराया करता था। ये जो बुढ़े मतलब जो मेल होते हैं ये आशीर्वाद बहुत कंजूसी से देते हैं, लेकिन ये जो फीमेल होती हैं भर भर के आशीर्वाद देती हैं। जितनी ज्यादा एज उतना ज्यादा आशीर्वाद, और उतना ही आशीर्वाद ज्यादा पॉजिटिव होता है, ज्यादा पॉजिटिव। मतलब हर दिन मुझे अपनी दादी से आशीर्वाद मिलता था। अगर 3-4 दिन बाद दादी से मिला हूँ फिर तो ऐसा समझो कि लंबी लाइन हुआ करती थी आशीर्वाद की, लंबी लाइन हुआ करती थी, है ना। तो और उनके देखो, उनका आशीर्वाद देने का तरीका देखो। जीवते रहो बनो रहो, जीवित रहो बनो रहो मतलब तुम्हारा हेल्थ ठीक हो। दूधो नाओ पूतो फलो, दूधो नाओ मतलब पहले बोला जाता दूधो नाओ, तुम दूध से नाओ। मतलब जो पहले बहुत अमीर रईस हुआ करते थे वो दूध से नहाते थे, मतलब तुम्हारे घर में इतनी तरक्की हो कि तुम दूध से नहाओ। पूतो फलो मतलब तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। पटोला सी बहू मतलब तुम्हारे बहुत सुंदर घर वाली आए। ये देखो उन्होंने तुम्हें संपन्नता दे दी, तुम्हें संतान दे दी, तुम्हारा घर बसा दिया। खूब तरक्की करो, मतलब तुम खूब आगे बढ़ो। तो मेरे भाई अगर तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है तो उससे आशीर्वाद करेक्ट करा लो। अगर वो थोड़ा सा इधर उधर भी देता है ना तो करेक्ट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने करेक्ट कराया है, मैंने करेक्ट कराया है। ये क्या है सब्जेक्ट, या तो ये मे से शुरू होते हैं, या तो मे से शुरू होंगे, या सब्जेक्ट के बाद विस आएगी। इनकी दो पहचान है, ठीक है। या तो मे से शुरू होंगे या विस से शुरू होंगे। वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा, मैं पहले पढ़ा रहा हूं आपको। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कल से एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू होगा, और फिर उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की आपकी 4 क्लासेस मिनिमम लगेंगी। तो मतलब कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये वीक चला जाएगा, नेक्स्ट वीक से मैं वर्ब एडवांस शुरू करूंगा, ठीक है। चलो कैसे पहचाने देखो। मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान करे तुम सफल हो, है ना। तो मे से शुरू हुआ, ये वाला साइन नहीं आएगा, ये वाला साइन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मे से शुरू होगा ये। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सुरक्षित रखे। मे गॉड है, मे गॉड हेल्प अस, भगवान हमारी मदद करे, ठीक है। भगवान हमारी मदद करे। और चलो ठीक है। अब मिक्स सेंटेंस है, आपको बताना है कौन सा ये सेंटेंस कौन से है। मैंने आपको पांचों सेंटेंस पढ़ा दिए थे। एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव, तीनों मैंने आपको करा दिए हैं। हाँ जी। नरेशन फिर मैं कराऊंगा वर्ब एडवांस के बाद। वॉइस और नरेशन में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं वर्ब एडवांस चैप्टर बीच में रखना चाहता हूं। वर्ब एडवांस की लगभग 2 से 3 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। चलो बताओ। सी वर्क्स, सी वर्क्स वेरी हार्ड टू अचीव हर गोल्स इन लाइफ, वह अपने जीवन के गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करती है। सीधा सिंपल बात बोली गई है। सेंटेंस में ये वाला साइन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये वाला साइन नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, V1 से भी नहीं शुरू हुआ, इंपेरेटिव नहीं है, दो ऑप्शन बचे। और वैसे ही आपको पता चला यहां सिंपल एक जानकारी दी गई है तो एसर्टिव है, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द क्लास, जो स्टूडेंट्स थे वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो एक सिंपल बात बताई आपने। जब भी आप सिंपल कोई बात बताते हो एसर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। चलो, he does not believe everything that he hears from others, he does आएगा। अब देखो आपके अंदर इंग्लिश इतनी रमी बसी हुई होनी चाहिए कि मैं डज मेरे मुंह से निकल रहा है, लिखा हुआ डू है फिर भी मेरे मुंह से डज निकल रहा है। मैं चाहता हूं आपके अंदर ये क्वालिटी आए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ गया तो ये क्या है, दो ऑप्शन होंगे इसके, या तो असर्टिव होगा,
और assertive में निगेटिव होगा। ऑप्शन में या तो निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव पर जाएंगे, या असर्टिव मिलेगा। या तो निगेटिव होगा या असर्टिव होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? वाई यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। आपको दिखा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव साइन दिखा। ठीक है, आपको वैसे भी इतना ध्यान रखना है, वाई के बाद पहले आर आएगा फिर यू आएगा। ठीक है, चलो। हाँ, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। वेयर यू डिड लर्न सच एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर लर्न आएगा। लर्न V1 है। ठीक है, तो बाद में आपको इंटेरोगेटिव साइन दिख गया, इसका मतलब ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। ओके, बहुत मुश्किल नहीं है। नीचे सेंटेंस है, ये देखो इंटेरोगेटिव लिखा हुआ है, तो डिड के बाद V1 आती, ये भी इंटेरोगेटिव है। बहुत मुश्किल ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल चैप्टर है, बस फिर भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए। वर्क सिंसियरली। अब जैसे ही वर्क V1 शुरू हुआ, सिंसियरली एडवर्ब है, इसका मतलब ये मेरा वर्ब है। वर्ब है तो V1 है। V1 से शुरू होने वाला सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। वर्क सिंसियरली इफ यू वांट्स टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ईमानदारी से काम करो अगर तुम लाइफ में सफल होना चाहते हो, है ना, सक्सेस अचीव करना चाहते हो। तो ये सलाह नहीं है ये, क्या ये सलाह नहीं है? सलाह है, इंपेरेटिव हो जाएगा। मैंने देखो डू नॉट मेक आएगा, इस सेंटेंस में आपको डाउट होगा। अब जो मेरा ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है, क्योंकि डू V1 है। और मैंने बोला V1 से शुरू होने वाला सेंटेंस कौन सा होता है? इंपेरेटिव होता है। इस सेंटेंस को आप इंपेरेटिव बोलोगे। डू नॉट मेक अननेसेसरी नॉइज इनसाइड द क्लासरूम। अब डू नॉट मेक अननेसेसरी नॉइज इन द क्लासरूम, जबरदस्ती का क्लास में शोर मत करो, ये आपने क्या दिया है? ऑर्डर दिया है। यहाँ कोई फैक्ट बताया आपने? बस मुझे ये बताओ, कोई फैक्ट बताया है? जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं वो फैक्ट बताते हैं। कोई क्या बताते हैं? फैक्ट बताते हैं। क्लास में जबरदस्ती का शोर मत बचाओ, ये कोई जानकारी थोड़ी ना है, ये मैंने एक बात बोली है तुम्हें करने के लिए, एक ऑर्डर दिया है, एक सजेशन दिया, ऑर्डर दिया। या तो सजेशन होंगे, डू जो डोंट वाले या तो ऑर्डर होते हैं, सजेशन वाले होते हैं। डोंट वाले या तो होते हैं ऑर्डर, बेसिकली सजेशन होते हैं, अगर कोई डोंट से शुरू हो रहा है। और आपको पता है ऑर्डर या सजेशन किस में आता है? इंपेरेटिव में आता है। किसमें जाता है? इंपेरेटिव में जाता है। क्लियर है? ऐसा तो नहीं आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। इफ यू वांट आएगा, वो देख लेना, वो मैं आप ही के लिए लाया हूँ, एक्सप्लेन करना भूल जाऊं वो अलग बात है। वी विल फिनिश दिस डिफिकल्ट टास्क बिफोर द डेडलाइन। हम इस टास्क को डेडलाइन से पहले फिनिश कर लेंगे। ये मैंने अपनी एक बात बताई है, ये मैंने अपनी एक बात बताई है। और सिंपल बात बताता है एसर्टिव, और एसर्टिव में भी एफर्मेटिव। ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन द concept very clearly to the students।
एक्सप्लेन्ड होगा ये, ईडी कर लेना। टीचर ने स्टूडेंट्स को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया, तो आपने एक बात बताई, एक इंफॉर्मेशन दी है ना, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई हम ये जब तक कर लेंगे, अपने अपनी कोई बात रखी, इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन है, ये भी सेम एसर्टिव है, ठीक है। चलो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग द आर्टिस्ट हैव क्रिएटेड। आर्टिस्ट हैज आएगा, क्रिएटेड। कितनी सुंदर पेंटिंग आर्टिस्ट ने बना दी, आपकी फीलिंग बता रहा है, तो एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी। हाउ वंडरफुली सी परफॉर्म इन द कंपटीशन। उसने कंपटीशन में कितने बढ़िया से परफॉर्म किया, कितने बढ़िया से परफॉर्म किया। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है। साइन भी दिख रहा है आपको? अंडरस्टूड? नहीं, ऐसा नहीं है सब में सजेशन सेंटेंस हिडन ही हो। तो भाई अगर सेंटेंस हिडन है तभी तो वी वन से शुरू हुआ। जब उसमें हिडन है सेंटेंस तभी तो वी वन से शुरू हुआ वो, ठीक है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है सब में सेंटेंस हिडन ही होगा। बताओ मेरे भाई, व्हाट एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट इट इज फॉर सच अ यंग प्लेयर। एक यंग प्लेयर के लिए इतना इनक्रेडिबल अचीवमेंट कितनी बड़ी बात है, एक्सक्लेमेटरी है। हाउ क्विकली द वेदर चेंजेस दिस इवनिंग। चेंज्ड करो फिर, दिस इवनिंग है, इस इवनिंग कितनी जल्दी वेदर चेंज हो गई, ये वाला दिखा, एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी दिस जॉब ऑफर इज, एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी है। मैंने बोला मे से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या होंगे, आपके होंगे ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए, मे से शुरू ऑप्टेटिव, मे से शुरू ऑप्टेटिव। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अंडरस्टूड है, ठीक है। मे से शुरू हुए, लॉन्ग लिव आवर नेशन एंड इट्स ब्रेव, ये भी ऑप्टेटिव है। हमारा देश हमेशा ऐसे ही तरक्की करे, ये सब मे से शुरू ऑप्टेटिव है। इंटेरोगेटिव है। प्लीज से शुरू शुरू हुआ, इंपेरेटिव है। लिसन केयरफुली होगा, अंडरस्टूड। ये वाले क्लियर है, यहां आप ये मैं मान के चल सकता हूं कि आपको काइंड ऑफ सेंटेंस क्लियर है। एक बार हम अब करेंगे, मैंने सारे पढ़ा के मिक्स आपको 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। एक बार मुझे बताएंगे आपको ये क्लियर है, ये सारे सेंटेंस क्लियर हैं? एसर्टिव या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। एसर्टिव में कोई सिंपल कोई जानकारी दी जाएगी, है ना, कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी बस। कोई सिंपल इंफॉर्मेशन दी जाएगी एसर्टिव में। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपेरेटिव में या तो कोई ऑर्डर होगा, या कोई रिक्वेस्ट होगी, या कोई सजेशन होगा। एक्सक्लेमेटरी हमारी किसको दिखाता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो कोई होगा मेरे भाई ब्लेसिंग, या फिर होगा कर्स, या तो आशीर्वाद होगा या श्राप होगा, दोनों में एक होगा, ठीक है। चलो, अब जो ये तो आपको सिर्फ
मदद करेगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वॉइस एंड नरेशन, क्योंकि मैं पांचों को वॉइस बदलना सिखाऊंगा। भाई मैं इम्पेरेटिव को कैसे बदलता हूँ, इंटेरोगेटिव को कैसे बदलता हूँ, और आपको ऑप्टेटिव को किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। सेम आपके नरेशन में मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किस कंजंक्शन का यूज करता हूँ, सैड टू को किस में बदला जाएगा, ये सब चीजें, ये स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि अलग से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब जहां से क्वेश्चन आता है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो ये जो मैंने दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं ये टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं। आपके डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम हुए टीचिंग, मतलब कि जैसे कि यूपी में टीचर हुआ, प्राइमरी के टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, या डी ट्रिपल एस बी के जो इंग्लिश है उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, एच टेट हुआ, रीट वगैरह के एग्जाम हुए, उस इंग्लिश में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चलो, अब जो दूसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही टिपिकल कंसेप्ट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अगर मैं हूं तो आपको टेंशन लेने की तो जरूरत है नहीं, ये तो आप मानते हो। मैं कोशिश करता हूं कि आपको डेफिनेशन भी ना रटनी पड़े, जो वर्ड है, जो वो वर्ड है जिस वो काम कर रहा है मैं उसे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ऑप्टेटिव में मैंने बोला ऑप्शन से, ऑप्टेटिव बोला शिव जी से ऑप्शन, मतलब या तो ब्लेसिंग या कर्स है। जैसे मैंने बोला इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब इम्प्रेसिव करना है, इम्प्रेस करना है किसी को, या तो ऑर्डर दोगे या रिक्वेस्ट करोगे या सजेशन दोगे तो ही इम्प्रेस कर पाओगे। ऑर्डर दो मैं मालिक हूँ, रिक्वेस्ट करो भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, सजेशन दो ज्ञान व्यान, थोड़ा सा ज्ञान व्यान दिखाओ अपना, तभी तो किसी को इम्प्रेस कर पाओगे। तो ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। सेम हम इसी तरीके से यहाँ करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां से क्वेश्चन एडिक्विटी ने पूछे हैं पहली बार। एसएससी में एडिक्विटी के द्वारा यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, मुझे तो बहुत 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 ज्यादा इजी लगता है, शायद आपको भी लगने लगेगा। आप 15-20 मिनट मुझे दोगे, फिर बाकी सारे क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। इसका जो बेस है वो है हमारी क्लॉज। क्लॉज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब पेयर। सब्जेक्ट वर्ब पेयर जिसमें हो, ऐसा ग्रुप के वर्ड्स के ग्रुप को हम क्लॉज बोलते हैं। 50 बार बता चुका हूं। ठीक है। क्लॉज दो तरह की हो सकती है, यह कंप्लीट या पार्शियल मीनिंग दे सकती है, क्लॉज पूरा मीनिंग भी दे सकती है, अधूरा मीनिंग भी दे सकती है। पूरा मीनिंग देती है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अधूरा देती है डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। एग्जाम्पल, आई saw a man who was crying. She is reading a book. When it rains, children play inside. I know that you are honest. He runs fast because she was late. The teacher scolded her. हर क्लॉज में, हर क्लॉज में क्या है, हर सेंटेंस में क्लॉज है। एक क्लॉज है, दो क्लॉज है। ठीक है। चलो, जैसे कि ही सब्जेक्ट रन्स वर्ब है, एक ही क्लॉज है इसमें। आई सब्जेक्ट नो वर्ब क्लॉज वन, दैट कंजंक्शन यू सब्जेक्ट आर वर्ब क्लॉज। When it rains, clause 1, children play, clause 2, subject verb, clause 1, I saw a man, clause 1, who was crying, clause 2। तो जरूरी नहीं सेंटेंस में एक ही क्लॉज हो, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं। ठीक है। क्लॉज जरूर होंगी। क्लॉज दो प्रकार की होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है। इंडिपेंडेंट का मतलब है एक ऐसा लड़का, थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक ऐसा लड़का जो है सिंगल और जो है एम्प्लॉयड, जॉब लग गई है और है सिंगल।
दुनिया में इस लड़के से सुखी लड़का कोई भी नहीं है। आज की दुनिया में सिर्फ वही लड़के सुखी हैं जिनकी जॉब लग चुकी है और सिंगल है, वो शादी वादी नहीं कर रहे, किसी लफड़े में नहीं फंसे हुए। या तो लड़के इसलिए दुखी हैं जॉब नहीं लग रही, ये लड़के इसलिए दुखी आगे वाली समझती नहीं है। ठीक है, दोनों ऐसे एक चीज है, ऐसा कुछ नहीं है ओनली यूपी में। भाई ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, काइंड ऑफ सेंटेंस, ये हर टीचिंग एग्जाम्स की इंग्लिश में आते हैं, हर टीचिंग एग्जाम्स की, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो। ठीक है, नहीं अभी सीबीएसई हमारा 9th 10th नहीं चल रहा है। ठीक है, सिंगल लड़का है, एम्प्लॉयड है, नौकरी भी लगी हुई है, सिंगल भी हो, ऐसे होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। ऐसी क्लॉज जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर भी है, लेकिन अपना कंप्लीट मीनिंग देख पाते हैं। हाँ, बिल्कुल, हम भी खुशी नहीं है, हम भी दुखी हैं। ठीक है, अब ऐसी क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग दे, सब्जेक्ट वर्ब पेयर हो, कंप्लीट मीनिंग दे, किसी और पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। मेरी नजर में एक ऐसा लड़का जो सिंगल भी है और एम्प्लॉयड भी है। एग्जाम्पल, सी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। भाई साहब, इसे कोई जरूरत ही नहीं, इसने अपनी पूरी बात कह दी। क्या इसने अपनी पूरी बात नहीं बोली? आपने कुछ जानकारी देना चाह रहे थे, क्या ये अधूरी जानकारी, पूरी जानकारी है? वह किताब पढ़ रही है, सही बात है भाई, ये तो पूरी जानकारी है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। द सन इज शाइनिंग, जो सूरज चमक रहा है। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। ये अपनी पूरी बात बोल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वी कैच अ मूवी लास्ट, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, यू लुक हैप्पी टुडे, द बेबी इज स्लीपिंग। ये अपनी पूरी बात अपने तसल्ली पूर्वक बता पा रहे हैं। दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज होती है मेरे भाई जो है अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार है। ऐसा लड़का या लड़की जो बेरोजगार है। लड़कियों, अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगी, नौकरी नौकरी नहीं लगेगी, तो तुम शादी होने के बाद भी डिपेंडेंट क्लॉज रहोगी, तुम किसी और पर आश्रित रहोगी अपने खर्चे के लिए। वो अलग बात है, वो बेचारा कमाएगा तो वो तुम पे खर्चे के लिए आश्रित हो जाएगा कुछ दिन बाद। इंडिया के बॉयज, इंडिया के मैन बहुत सीधे होते हैं। इंडिया से अच्छे मैन आपको कहीं नहीं मिलेंगे वर्ल्ड में। इंडिया के मैन इतने सिंपल होते हैं, बहुत मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी ली, नौकरी के बाद अच्छा कमा रहा है 1 लाख रुपए, घर में वाइफ बेशक अनपढ़ भी है। मैं अनपढ़ को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में अनपढ़ लड़कियां ज़्यादा अच्छी होती हैं। मतलब अनपढ़ का मतलब ये नहीं अनपढ़ सारी अच्छी होती है। मेरी नज़र में जो लड़की जिसके अंदर पेशेंस है वो अच्छी है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो। अगर पढ़ी लिखी लड़की के अंदर भी पेशेंस नहीं है तो वो अच्छी नहीं है, अगर अनपढ़ लड़की के अंदर भी पेशेंस है वो अच्छी है। तो पढ़ाई लिखाई और अनपढ़ से बहुत ज़्यादा उसको निगेटिव वे में नहीं लेना है। वो 1 लाख रुपए कमा के और अपनी वाइफ को देके अपना खर्चा उससे मांगते हैं आजकल के बॉयज। ये सिर्फ आपको इंडिया में देखने को, बाकी देशों में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि लड़के ने पूरी मेहनत करी, जॉब ली, अच्छा कमा रहा है, और फिर उसको कंट्रोल उसकी वाइफ कर रही है जो उससे कम पढ़ी लिखी है, कम क्वालिफाइड है, कम एजुकेटेड है, उसी से उल्टा अपना खर्चा मांगते हैं। ये सिर्फ आपको लड़कों में देखने को मिलेगा इंडिया में। जी, आजकल की लड़कियों को कोरियन वॉइस पसंद है, छोड़ो, इसके ऊपर तो भाई एक बार मैं ही फंस गया था। अ डिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो, जिसे एक सबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर इसमें भी हो गए हैं। ऐसा नहीं इसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं होते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब पेयर होते हैं, बस ये कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी बात को रखने के लिए किसी और पर आश्रित होते हैं।
जैसे वो लड़की, ये मेरी नजर में वो लड़की है जिसकी शादी हो गई है, जिसके पास खुद की इनकम नहीं है, वो अपने खर्चे के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंड है, मान के चलते हैं। ये मेन क्लॉज पर डिपेंड होती है अपनी पूरी सेंस देने के लिए। जैसे मैंने बोला बिकॉज सी वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थकी हुई थी। क्या मीनिंग है भाई इसका, बताओ मुझे। अरे कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? जहां आपको ये मीनिंग आ जाए ना, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब वो डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज सी वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थकी हुई थी। अरे फिर क्या करें भाई, पूरी बात बताओ। थकी हुई तो उसने खाना बनाया, नहीं बनाया, सो रही थी, नहीं सो रही थी, क्या बात है, बात क्या है, पूरी बात बोलो। इसमें आपको पूरा मीनिंग नहीं मिलता है। बिकॉज, अब देखो, बिकॉज सी वॉज टायर्ड सी वेंट टू बेड अर्ली। अब देखो ये सेंटेंस अधूरा है, इसने पूरी जानकारी नहीं दी, ये अधूरा है, इनकम्प्लीट है। अब ये कंप्लीट हो गया। बिकॉज सी वॉज टायर्ड सी वेंट टू बेड अर्ली, अब ये कंप्लीट है। जितना रोज चलती उतनी तो चलेगी मेरे भाई। अबे क्या जादू है ये। बिकॉज सी वॉज टायर्ड, चूंकि वह थकी हुई थी। अच्छा फिर तो वह जल्दी सोने चलेगी। अच्छा, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज पर आश्रित है अपनी पूरी बात बताने के लिए। अंडरस्टूड? चलो, वेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचता हूं, जब मैं घर पहुंचूंगा तो। अरे घर पहुंचोगे क्या करोगे, घर पहुंचोगे क्या, ड्रिंक करोगे, खाना बनाओगे, कपड़े धोगे, बात करोगे किसी से, सो जाओगे, पढ़ोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? यहां कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है आपको, इनकम्प्लीट सेंस मिल रहा है। आई कॉल यू व्हेन आई रीच होम, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये जो व्हेन आई रीच होम, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पर आधारित है अपनी बात समझाने के लिए। अगर मैं ये छिपा दूं, ये छिपा दूं, क्या अब आपको पूरा नहीं समझ आ रहा? सी वेंट टू बेड अर्ली, वह जल्दी सोने चलेगी, आप समझ गए। आपने एक जानकारी दी, दूसरा वाला समझ सकता है। आप किसी लड़की के बारे में बात चल रही थी, आपने सीधा बोल दिया ना वह जल्दी सोने चलेगी, अगला वाला समझ जाएगा, ओहो ये बात है। लेकिन अगर मैं इतना रखूं तो नहीं समझेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? इतने सारे और एग्जाम्पल समझाने की जरूरत तो नहीं, आप समझ लोगे। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो, अगर मैं इतना बोल के रुक जाऊं, यदि बारिश होती है तो। चलो भाई, कल ना हम, कल मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, कल से मैं आपको वॉइस शुरू कर रहा हूँ। बोलोगे सर जी पहली बात तो पूरी करो, यदि बारिश होती है तो क्या करोगे? तो ये इनकम्प्लीट है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर मैं इतना बोल दूं, इफ इट रेन्स वी शैल स्टे इनसाइड, अगर बारिश होगी तो हम घर के अंदर रहेंगे। अब आप मेरी पूरी बात समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये इस डिपेंडेंट क्लॉज पर, ये इंडिपेंडेंट, ये इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पर एक डिपेंडेंट क्लॉज आश्रित होती है। मुझे लगता है आप क्लॉज समझे होंगे। अब क्लॉज के बाद हम आ जाते हैं कंजंक्शन पर। कंजंक्शन हमारे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बता रहा हूं। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट समझते हो, एक दूसरे का सहयोग करना। एक दूसरे के सहयोग करने को मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलता हूं। ऐसे कंजंक्शन जो एक दूसरे को सहयोग करे। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो दो डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। ठीक है, एक, सॉरी, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट को जोड़ता है। अभी आप इतना देख लो, कोऑर्डिनेट जो होगा ना, दो बराबर के लोगों में होगा। भाई अच्छा कोऑर्डिनेट कब चलता है? दोनों, दो दोस्त हों, दोनों को दोनों क्या हो, दोनों को दोनों कमा रहे हो, बढ़िया कोऑर्डिनेशन चलेगा। क्योंकि उन्हें डर नहीं है, एक दूसरे से पैसा उधार मांग लेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए कोई ट्रिक होती है, फैन बॉयज। मैं तो फैन बॉयज ट्रिक से नहीं याद रखता, मुझे तो याद है एंड और बट सो नॉर फॉर येट।
एंड और बट सो नॉर फॉर येट, FANBOYS। मेरे साथ 11 बार बोलो। अमर किरार जी, मेरे भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपकी फैमिली को। आपने इसके लिए बहुत मेहनत करी है ना। एक दिन हमारे सालों का संघर्ष किसी रिजल्ट की PDF में सफलता बनकर हमारे सामने आता है, वो आपके सामने आ गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। चलो मेरे साथ बोलो 11 बार। एंड और बट सो नॉर फॉर येट, 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 एंड और बट सो नॉर फॉर येट। बस आपको ये याद रखने हैं। अब आप समझ गए हो। अब आपको सिंपल सिंपल देखना है, दो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। आई वांट टू गो आउट बट आई इट वाज रेनिंग। क्लॉज 1 ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ही डिडंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं करी। ही फेल्ड द टेस्ट, एग्जाम में फेल हो गया। अगर मैं इतना बोल दूं, इतना बोल दूं, उसने ना पढ़ाई नहीं करी, आप समझ जाओगे आपने कोई बात बताई है भाई, पढ़ाई नहीं करी। मैं इतना बोल दूं, वह फेल हो गया एग्जाम में, टेस्ट में, आप समझ जाओगे। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। सारे ये सारी की सारी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी और पर आश्रित नहीं है। अब यहां से हमारा शुरू हो जाता है, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख लो। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना। एंड और बट सो नॉर फॉर येट से अलग कंजंक्शन आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मान लोगे। वो एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। एक आत्मनिर्भर को एक निर्भर क्लॉज से जोड़ते हैं। ये प्लेस ये बताते हैं, टाइम ये बताते हैं, कंडीशन ये बताते हैं, कंपैरिजन ये करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत ये बताते हैं, रीजन ये बताते हैं। इतने प्रकार के होते हैं। सिंपल सिंपल मैंने आपको बोला, एंड और बट सो नॉर फॉर येट से अलग जितने भी हैं उन्हें आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मान लोगे। अब यहां से हमारा आ जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एक सेंटेंस फ्रेज क्लॉज का जो फॉर्मेट है, मीनिंग है, सेंस है, उसे बताने के लिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। और ये बताता है कि जो सेंटेंस है वो किस प्रकार की क्लॉज से कनेक्टेड है, कैसी कैसी क्लॉज से कनेक्टेड है। चार प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होती है। कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉज होंगी, दोनों क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। और दोनों जुड़ेंगी एंड और बट तो नॉर फॉर येट से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होंगी, एक होगी इंडिपेंडेंट और एक होगी डिपेंडेंट। ये एंड और बट सो नॉर फॉर येट से अलग किसी और कंजंक्शन से जुड़ेंगे। ये फैन बॉयज से नहीं जुड़ेंगे। फैन बॉयज से अलग मतलब अदर कंजंक्शन होंगे इसमें। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो से ज्यादा क्लॉज होंगी। तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, दो से ज्यादा क्लॉज होंगी। इसमें एक जरूर, मिनिमम वन, मिनिमम वन कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। कोई भी सेंटेंस एक जरूर इंडिपेंडेंट क्लॉज रखेगा। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर आश्रित नहीं है। इसमें आपको फैन बॉयज भी देखने को मिल सकता है और अदर भी देखने को मिले। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं।
सिंपल सेंटेंस सिंपल एक क्लॉज होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी, सॉरी इंडिपेंडेंट एक क्लॉज, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन। अगर एक ही क्लॉज है तो वो इंडिपेंडेंट ही क्लॉज है और वो सिंपल सेंटेंस है। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या यहां कोई कंफ्यूजन है? सिंपल सेंटेंस एक क्लॉज, सिंपल क्लॉज, कोई उसमें कंजंक्शन नहीं होगा जोड़ने के लिए, क्लॉज को जोड़ने के लिए। वैसे कंजंक्शन आ सकता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड कब होता है? एक बात बताओ, अगर लड़का कमा रहा है, लड़का है एम्प्लॉयड, और लड़की भी एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड मतलब किसी पर आश्रित नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो। अगर मैं उन्हें जोड़ दूं तो क्या कंपाउंड नहीं होगा, चीजें कंपाउंड नहीं होंगी? आप सोचो, आज आप तैयारी कर रहे हो, आज आप डिपेंडेंट क्लॉज हो, कल को आपकी जॉब लग जाएगी तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। जिससे आपकी शादी हो वो भी कमा रही है, तो भाई साहब तुम्हारा तो पैसा दिन दुगनी रात चौगनी जुड़ेगा। तुम्हारा पैसा दिन दुगनी रात चौगनी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तुम्हारा तो कंपाउंड होता जाएगा पैसा। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज हो, दोनों इंप्लॉयड हो, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हो, किसी पर आश्रित ना हो, कहने का मतलब है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का दोनों सेंट बुक में है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है और काइंड ऑफ सेंटेंस भी है। और ये फैन बॉयज से जुड़ेंगे, कहने का मतलब है एक दूसरे के फैन है ये। आई वेंट सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, आई बॉट सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, दो क्लॉज है और एंड से जुड़ी है। एंड और बट सो नॉर फॉर येट से जब भी दो क्लॉज जुड़ेंगी वह सेंटेंस कंपाउंड होगा। इससे सिंपल भाषा में क्या ही समझाऊं, बताओ, इससे सिंपल भाषा में क्या ही समझाऊं कि सेंटेंस में दो क्लॉज होंगी, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, और वो एंड और बट सो नॉर फॉर येट कंजंक्शन से जुड़े। इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दोनों क्या हैं? हाँ, बहुत लकी हो मेरे भाई आप। दोनों जुड़े तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंपाउंड हो जाएगा। दोनों कमा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के फैन हैं, तो भाई साहब खुशियां ही खुशियां हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, खुशियां ही खुशियां। द सन वॉज शाइनिंग, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, तो कंजंक्शन से जुड़े, एंड और बट सो नॉर फॉर येट से जुड़े, कंपाउंड है। ही वेंट सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, बट कंजंक्शन से जुड़े, एंड और बट सो नॉर फॉर येट से जुड़े, कंपाउंड। क्या इतना मुश्किल है? मुझे एक बार बताओ, क्या सच में मुश्किल है? भाई बुक में ना कम से कम 10 दिन लग रहे हैं, शिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कम से कम 10 दिन लग रहे हैं, कहीं से ऑर्डर कर लो बेशक। उम्मीद करता हूं आप ये समझोगे। कॉम्प्लेक्स चीजें कब बनती हैं? कॉम्प्लेक्स चीजें जब बनती है जब एक तो है इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब कमा रहा है, और एक है अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड। यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरी बात कुछ लोगों को गलत भी लग सकती है, एक्सेप्शन अपवाद हर जगह है, लेकिन मेरी बात मुझे लगता है बहुत सारे लोग एग्री करेंगे। लड़की के लिए पैसा बहुत मैटर करता है, चाहे वो कोई भी हो, बहुत ज्यादा उनके लिए मैटर पैसा करता है। और लड़कों के लिए सुंदरता बहुत मैटर। ये समाज में आप देखना, एक ही समाज के दो रूप है।
लड़का अगर पैसा कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, अगर उसे उससे अपने से ज्यादा सुंदर लड़की मिलती है, एक लड़का कितना भी अच्छा पैसा कमा रहा है, एक अनपढ़ लड़की भी अगर उसके साथ शादी करके आ जाएगी, उसके सारे शौक पूरे करेगा, सारे सपने पूरे करेगा, उसे अच्छे से रखेगा, उसे अच्छे से रखेगा। तो लड़के के लिए सुंदरता मैटर करती है, इससे मैंने, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। और लड़की के लिए पैसा मैटर करता है। अगर कोई लड़का सुंदर ज्यादा है, उसकी वाइफ कम सुंदर है, तो उनका रिलेशन अच्छा नहीं होता है, समाज में सामान्यता है। वहीं 90% केसेस में लड़की ज्यादा सुंदर होगी, लड़का कम सुंदर होगा, लड़की को कोई ऐतराज नहीं होता है। अगर लड़की लड़के से ज्यादा सुंदर है तो लड़के को बहुत ऑब्जेक्शंस होते हैं, बहुत ऐतराज होते हैं। वहीं लड़की लड़के से बहुत सुंदर है, लड़की को कोई ऐतराज नहीं होता। ऐसे में उल्टा है। इमेजिन करके देखो, लड़की कमा रही है और लड़का अनएम्प्लॉयड है, उसका जीवन कैसा हो जाए। एक कमाने वाला लड़का अनएम्प्लॉयड लड़की के सारे शौक पूरे करता है, और एक कमाने वाली लड़की अनएम्प्लॉयड लड़के को खाने पहनने के लिए तरसा देती है, उसे तानों से मार। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है, लड़की के लिए पैसा मैटर करता है, लड़कों के लिए सुंदरता मैटर करती है। क्या ऐसा है या नहीं है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ऑफिस में जाता हूँ अपने में, जिस टाइम मैं ऑफिस में जाता हूँ वहाँ क्या सीन है, बात को समझना थोड़ा सा। मैं ना चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, ये ना इससे आपको थोड़ी सीख मिलेगी समाज के प्रति, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जहाँ मैं जाता हूँ ऑफिस में, यहाँ वहाँ 12:30 बजे का से पहले जो है, वहाँ जो होता है, वहाँ पूरा फीमेल स्टाफ होता है, फीमेल स्टाफ होता है। 12:30 बजे के बाद वहाँ मेल स्टाफ होता है। यहाँ 90% फीमेल स्टाफ है, 10% मेल है। यहाँ 90% मेल स्टाफ है, 10% फीमेल है। ठीक है, ये हमारे ऑफिस की पार्किंग है। तो हम जब मैं वहां 12:30 के आसपास पहुंचता हूँ, तो पार्किंग में कम से कम आपको 30 कार्स देखने को मिलती हैं। 30 गाड़ियां वहां खड़ी होती है, क्योंकि फीमेल स्टाफ अगर कमा रही है तो मुझे चाहिए मेरे लिए गाड़ी। वहां ये दिक्कत है कि मेरे से नीचे वाला पोस्ट गाड़ी से आ रहा है, मेरी तो नाक कट जाएगी, मैं गाड़ी से कैसे नहीं आऊंगी। वहां तो होड़ चलती है, ऊपर पोस्ट वाले के पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, नीचे पोस्ट वाले के पास छोटी गाड़ी होनी चाहिए। 30 गाड़ी। वहीं जब 30 गाड़ी होंगी और 10 स्कूटरी वगैरह होंगी, बाइक टाइप होंगी, ऐसे मान के चलो, नहीं 30 ही होंगे लगभग। 30 गाड़ी, 30 बाइक, ये सब है। वहीं जब मेल स्टाफ आता है तो मेरे भाई कार होती हैं 3 या मैक्सिमम 4 कार्स होती हैं, कई बार 2 भी रह जाती हैं, कई बार तो 2 ही कार होती हैं, वरना 3 या 4। और लगभग लगभग 60 बाइक होती है। अब इससे मैंने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब लड़का कमा रहा है तो वो अपना शौक नहीं देख रहा, अपने लिए गाड़ी नहीं ले रहा है, वो अपनी फैमिली को देख रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपना भाई कैसे पूरी फैमिली चलानी है, वो उन सब चीजों में लगा हुआ, अपने शौक पूरे नहीं कर रहा। वहीं अगर लड़की कमा रही है तो वो पहले अपनी सुविधा देख रही है, अपने शौक पूरे कर रही है। तो विद प्रूफ मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ चीज, मैं समाज को थोड़ा, हो सकता है मैं गलत ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ जितना मेरे से होता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है फिर मैं बनाता हूँ। तो ये बात मैंने इसलिए बोली है। अब चीजें कॉम्प्लेक्स कब है, चीजें कॉम्प्लेक्स तब है यहां पर जो गर्ल है वो एम्प्लॉयड है, लड़की तो कमा रही है। जो लड़की है, मैं व्हाइट पेन से लिख देता हूं, जो लड़की है वो तो कमा रही है मेरे भाई, और जो लड़का है वो कमा नहीं रहा, ये गर्ल है। गर्ल तो है एम्प्लॉयड और ये जो बॉय है वो अनएम्प्लॉयड है। अब सोचो चीजें क्या होंगी, अब चीजें क्या होंगी, अब चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, जटिल होंगी। लड़की कमाने वाली, लड़का कमाने वाला नहीं है, अब चीजें जटिल होने वाली है।
बिकॉज आई फॉरगेट सब्जेक्ट वर्ब, आई कुड नॉट सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज क्या एंड और बट सो नॉर फॉर एट से जुड़ी नहीं जुड़ी, तो मेरे भाई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। और जिसमें ये वाली क्लॉज आई है वो है डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी वाली इंडिपेंडेंट है। जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है मेरे भाई वीरू भाई, ऐसा नहीं है। जो मैं ऑब्जर्व करता हूं मैं तो वो बोलता हूं भाई, और मैं तो विद प्रूफ बोल रहा हूं। इट वॉज रेनिंग सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, वी स्टिल वेंट सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, दो क्लॉज हैं। क्या वो एंड और बट सो नॉर फॉर एट से जुड़ी नहीं, ऑल दो से जुड़ी, इसका मतलब कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स है। आई अराइव सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, माई फैमिली वॉज सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, दो क्लॉज है, किससे जुड़ी है, क्या एंड और बट सो नॉर फॉर एट से जुड़ी नहीं जी, उससे नहीं जुड़ी तो कॉम्प्लेक्स है। अंडरस्टूड। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये लड़का है और ये कमाने वाली लड़की है। अंडरस्टूड। सी स्टडीड सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सी एक सब्जेक्ट वर्ब सक्सीड होगा क्लॉज टू, ठीक है। दो क्लॉज क्या एंड और बट सुन और फॉर येट से जुड़ी नहीं जी, उससे नहीं जुड़ी, इसका मतलब इज ए कॉम्प्लेक्स। एक इसमें डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन सी, ये वाली डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको हर तरीके से समाज का एग्जाम्पल देके हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद को करता हूं आपसे आप समझोगे। क्वेश्चन अब मैं देख लेता हूं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा मेरे भाई, मिनिमम तीन क्लॉज होंगी, मिनिमम तीन क्लॉज होंगी। इट वॉज रेनिंग सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, वी वेंट टू द पार्क सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, एंड वी इंजॉयड क्लॉज थ्री। अब आप देखोगे जी एंड से भी जुड़ी है, इसका मतलब ये तो कंपाउंड भी है, और एंड से अलग ऑल दो से भी जुड़े हैं, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ऐसा तो है नहीं कोई रॉकेट साइंस है, ठीक है। सी फिनिश्ड हर होमवर्क सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, एंड सी वॉच्ड टीवी क्लॉज टू, वाइल हर मदर क्लॉज थ्री। क्या एंड और बट सुन और फॉर से जुड़ी है दो क्लॉज, हाँ जी, तो ये तो कंपाउंड लिख दो। क्या उससे अलग किसी और से जुड़ी है, हाँ जी, ये सबऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग से जुड़ी है, तो कॉम्प्लेक्स लिख दो। अंडरस्टूड। क्लॉज वन, स्टूडेंट्स बिकम क्वाइट क्लॉज टू, क्लॉज थ्री एंड से जुड़ी है कंपाउंड है, और वैन से जुड़ी है कॉम्प्लेक्स है, तो सेंटेंस हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अब टेस्ट योर सेल्फ है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि भाई ये सेंटेंस किस प्रकार का है, चार ऑप्शन होंगे, सिंपल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्लास वन से शुरू करो मेरे भाई, क्लास वन से। आज बैच लिया यहीं से देखोगे कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा, क्लास वन से शुरू करो। देखो मैं लिखता जा रहा हूं नंबरिंग, वन, टू, थ्री, फोर। आपको बताना है वन कौन सा है, टू कौन सा है, तीन कौन सा है, चार कौन सा है। ऐसे ही आएगा, चार ऑप्शन दे देगा, बताओ सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। और एडिक्विटी ने इससे तीन क्वेश्चन पूछे हैं, नहीं तीन नहीं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था लगभग। ग्रामर की प्रैक्टिस भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख लो बस। द डॉग इज बार्किंग लाउडली, आप बोलोगे जी एक ही क्लॉज है इसमें, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है। क्लॉज ही एक है, एक क्लॉज वाला सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें मैं देखूंगा इफ यू प्रैक्टिस सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन यू विल इंप्रूव योर स्किल्ड क्लॉज टू, एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस क्लॉज थ्री। दो से ज्यादा क्लॉज हैं तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। वैसे भी देख लो, इफ से जुड़ा है कॉम्प्लेक्स है,
और एंड से जुड़ा है कंपाउंड है, इसका मतलब एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। पहला वाला एडवर्ब है, बहुत गजब। ठीक है। he wanted to travel, क्लॉज वन सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, क्लॉज टू दो क्लॉज जुड़ी हुई है, किट से जुड़ी है, बट से। एंड और बट सो नॉर फॉर येट से जुड़े तो सेंटेंस होगा कंपाउंड। इसका मतलब इसमें दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने आप में पूर्ण मीनिंग रखती हैं, दोनों कमाने वाली है। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, दो क्लॉज किससे जुड़ी, एंड और बट सो नॉर फॉर एट से जुड़ी है, नहीं जुड़ी जी। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका मतलब इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये वाली ऑल्दो वाली डिपेंडेंट है, ये बेरोजगार है, और ये इंडिपेंडेंट है। ये लड़का है और ये लड़का है बेरोजगार, और ये कमाने वाली लड़की है। चीजें जटिल होती जा रही हैं, चीजें जटिल होती जा रही मेरे भाई। ठीक है। हाँ, 1 अप्रैल से आपके लिए क्लास 1 दोबारा से शुरू कर दूंगा। ठीक है, 1 अप्रैल से आपके लिए स्पेशल आपको मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा सारी इंग्लिश। भाई क्या करवाओगे? 1 अप्रैल से वोकैब शुरू कर रहा हूँ। फिर से आपके सामने 4 एग्जाम्पल है, 1 2 3 4। अब आप जितना मन चाहो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो। डाल देना कि मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस के लिए 30 क्वेश्चन दो, एडिक उस पर डाल देना, एआई पे, चैट जीपीटी पे 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, अपने आंसर करना, चैट जीपीटी से चेक कर लेना, सारे के सारे सही होंगे। आप बोलोगे जी एक क्लॉज है, क्लॉज सिंपल ही होगा। अगर सेंटेंस में क्लॉज ही एक है तो सिंपल ही है, सब्जेक्ट वर्ब सिंपल है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्लॉज वन, देयर मदर कुक्ड क्लॉज टू, देयर फादर क्लीन क्लॉज थ्री। दो से ज्यादा क्लॉज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। एंड से जुड़ा कंपाउंड, दो क्लॉज एंड से जुड़े तो कंपाउंड हो जाती हैं, और एंड से अलग किसी और से जुड़े तो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। आई वेंट टू स्टोर सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन क्लॉज टू, दो क्लॉज एंड और बट सो नॉर फॉर येट से जुड़े, इसका मतलब कंपाउंड है। फैन है तो कंपाउंड है, एक दूसरे के फैन हैं, दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेंटेंस कंपाउंड। एक छोटी सी कहानी से ना आपके मन में सारी चीजें आ गई हैं। कैसे? सर जी अगर एंड और बट्स और नॉर फॉर से जुड़े तो सेंटेंस है कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों कमाने वाले होते हैं, इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और ये ऐसे कंजंक्शन होता है जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो जुड़े होते हैं। तो फैन बॉयज जो है एंड और बट्स और नॉर फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब जैसे ये सेंटेंस मैंने बोला अगर दो क्लॉज है एंड और बट्स और नॉर फॉर से नहीं जुड़े हैं, इसका मतलब वो सेंटेंस इस क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है तो एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब अपनी पूरी बात दे दे, और इंडिपेंडेंट जो मतलब डिपेंडेंट जो किसी पर आश्रित हो, इंडिपेंडेंट आश्रित नहीं है। वो कोऑर्डिनेट नहीं करते, इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आता, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। क्लॉज वन क्लॉज टू क्लॉज थ्री कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, HW के लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मैं दोनों के लिए अलग अलग क्लास भी लगा देता, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने एक ही क्लास में आपको सेंटेंस के जो दो ही प्रकार से सेंटेंस देखे जाते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर,
काइंड ऑफ सेंटेंस भी मैंने आपको पढ़ा दिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पढ़ा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आप क्वेश्चन कर लोगे। अब आपके जो डाउट है वो आप मुझे वो बता सकते हैं। यहाँ से जो आपके डाउट है, अब वो डाउट आप मुझसे बता सकते हो कि सर हमारे ना ये डाउट है, बताओ। 4 मिनट में आपको दूंगा डाउट के लिए। काइंड ऑफ सेंटेंस सीख गए, एसर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, और आपका एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। एसर्टिव सेंटेंस कोई जानकारी देगा, सकारात्मक हो जाएगी, अफर्मेटिव है, नकारात्मक हो जाएगी, निगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपेरेटिव में ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट दी जाएगी, सजेशन दिया जाएगा। ऑप्टेटिव में या तो कर्स या ब्लेसिंग हो गई, और एक्सक्लेमेटरी में कुछ सडन फीलिंग बताई जाएगी। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाई। सेंटेंस स्ट्रक्चर 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्लॉज पर डिपेंड होते हैं। अगर क्लॉज अपना मीनिंग दे रही है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी और पर आश्रित है डिपेंडेंट क्लॉज है। कंजंक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग होता है एंड और बट सो नॉर फॉर येट, सबऑर्डिनेटिंग अन्य होते हैं। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से 2 क्लॉज जुड़े तो वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, सेंटेंस कंपाउंड हो जाएगा। और अगर उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, एक डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, एक इंडिपेंडेंट आ जाए, तो वो आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। और अगर 3 क्लॉज है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यही लेवल, इससे इजी क्वेश्चन आए थे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के तो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन आए। ठीक है। चलो, ये पूरा मैंने आपको सार बता दिया आज का। हाँ, 1 अप्रैल से हम वोकैब शुरू कर देंगे जी। अब देखो, मैंने ऐसे एग्जांपल इसलिए दिए कि आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि बताओ कंपाउंड सेंटेंस में कैसी क्लॉज होती है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्वेश्चन पूछता, कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, 2 डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, कोई भी क्लॉज हो सकती है। इस तरीके से पूछता मैं तो। आपको ये भी पता चल गया। पूछ सकता है भाई जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें जो कंजंक्शन कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं। इस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछता अगर मैं एग्जामिनर होता तो। वो सारी चीजें भी आपको मुझे लगता है यहाँ साथ के साथ समझ आ गई होंगी। नहीं, 15 अप्रैल तक ग्रामर होगी, क्योंकि अभी मान के चलो आपकी 4 क्लास वॉइस की, 4 क्लास नरेशन की, 8 क्लास, 2 क्लास मिनिमम वर्ब एडवांस की, 2 से 3 8 2 10 क्लास हो गई। और 2 क्लास आर्टिकल की, 12 क्लास। और आपका 2 से 3 क्लास आपके जाएंगी आपकी कंजंक्शन की, 15 क्लास। और कुछ बचा है हमारा, और कुछ बचा है, इंटरजेक्शन अलग से पढ़ने का नहीं होता है। तो 15 के करीब क्लास है, तो अभी 15 से 20 क्लास लगने वाली है, तो मिनिमम अभी इतनी क्लासेस और चलेंगी। फिर हम 2 क्लासेस करेंगे, उधर वोकैब शुरू हो जाएगी और इधर आपका शुरू हो जाएगा आपका कॉम्प्रीहेंशन। हाँ, ये सही आप कर रहे हो कि आपसे पढ़ के सीधा उसी चैप्टर की यूट्यूब से प्रैक्टिस कर ली तो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ, प्रेपोजिशन की 3 से 4 क्लास प्रेपोजिशन की रह गई हैं। तभी तो मैं बोल रहा 15 से लगभग 20 क्लास के करीब अभी बनेंगी। तो मान के चलो अभी आपको मतलब 15 अप्रैल तक लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बता ओके। तो मिलते हैं मेरे भाई आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।